आने की कोशिश की है कि पाकिस्तान शरपसंदों का मुल्क नहीं है। हम लोगों को, अवाम की खिदमत को, हमारे पास जमहूरियत है और जमहूरियत तूल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पे आज कौन है और कल कौन होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन आएगा, अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इंशाअल्लाह उनकी तकदीर है। और मेरे दोस्तों, अब दुनिया इस कैमरा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है। अब कोई आपको भुला नहीं सकता। मैं लिखे पढ़े पंजाब को भी कहता हूं कि आप बच्चे जो हैं, आप लिखे पढ़े बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे है। अब टेलीविजन का भी दौर खत्म हो रहा है, उसका भी असर खत्म हो रहा है। फ्यूचर जो है इन बच्चों का जो है और इनकी सोच जो है, ये आज का बच्चा जो है, ये अपने प्रोफेसर की क्लास में जब जाएगा तो इसका फोन जो है वो गूगल पे उसको ज्यादा बताता है बनस्बत इसके कि जो उस्ताद उसको पढ़ाता है। तो आप सोचें कि जब इस किस्म की आज और कल की हमारी कौम होगी और हमारी आने वाली जी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? तो कितने पाकिस्तान में तरक्की होगी। और हमने तरक्की की। तुझे देखा तो जाना, तेरी सूरत को माना। तुझे देखा तो जाना, तेरी सूरत को माना। सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं रखवारी। आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी, वेलकम सरदारी। तुझे देखा तो जाना। और अभी तो सीपैक का जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्किटेक्ट से उनने पूछा ही नहीं है। जिसने सही करके इनको बनाया है, जिसने इनको बना के दिया, जो कॉन्सेप्ट बना के दिया, उससे नहीं पूछा है। ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। तो इसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उससे बहुत बड़ा है, ये सोच उससे बहुत बड़ी है। जो इनकी नजर है, इनकी नजर थोड़ी छोटी है, उसको आप रहने दें। ये आपके आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली कौम के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिलावल के बच्चों के लिए, ये उनकी सोच के लिए हमने काम किया है। ये सोच ऐसी है जिसमें ये पूरा कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में इंशाअल्लाह एक यकजहती होगी। ये कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट होगी। ये एक जमाने में किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये सबसे बहुत अमीर तांज हुआ करते थे। जब सिल्क रोड होता था, जब सिल्क रोड पे सफर होता था, तो तांज जो थे वो अमीर मुल्क थे। और अब उसके बाद जाके यूरोप बना। तो ये वक्त अब लुक ईस्ट का है, ये अब इन तानों का है, ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, ये इस खित्ते का है। तो इस सोच पे चलते हुए, अपनी सोच को आगे लेके जाते हुए हम उनको इंगेज करेंगे, उनके साथ इंगेज रहेंगे। वहाँ हर वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उनकी भी हम ज़रूरत है। कोई कौम किसी और के लिए या कोई मुल्क किसी और के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करता है। ये उनकी भी ज़रूरत है, हमारा भी इसमें फ़ायदा है। तो ये दोनों मिलके, हम सब मिलके, और आपकी बेहतरी के लिए, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, KPK की बेहतरी के लिए, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट की बेहतरी के लिए ये सोची गई है। ये इसलिए नहीं सोची गई कि सिर्फ रास्ते बने और रोड बने। हाँ, रोड उनका एक फैक्टर है,
रोड उनका एक फैक्टर है, उसके अलावा और बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जो कि आस्ते आस्ते मैं आपको बताता चलूँगा जैसे हमारी जद्दोजहद आगे चलती रहेगी। हम उन दोस्तों को, उन भोले वाले दोस्तों को, या फिर कहें कि सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो उन्होंने कहा ये भाग गया, मैं इस दफ़ा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई, हमने तो गड़ी खुदा बख्श पे दफा होना है। तो हम कैसे पाकिस्तान को, हम कैसे अवाम को, हम कैसे मजदूरों को, हम कैसे हारियों को हम अकेला छोड़ दें कि ये सरमाएदार, एक खानदान सरमाएदार जो हैं उन पे जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हट्टी करते चलें। ये नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम इनको रोकेंगे, इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से रोकेंगे और हम जमहूरी जद्दोजहद करेंगे, हम पार्लियामेंट्स में जद्दोजहद करेंगे, हम सेनेट में जद्दोजहद करेंगे, हम एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, हम जमहूरियत को बढ़ाएंगे। जमहूरियत ही हमारा सबसे बड़ा इंतकाम है। हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी ये भुट्टो, तो दोस्तों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इनने इस तरह शहीद किया और बीबी साहिबा ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने तकरीर करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी इनने पिंडी में की और हमने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान हमें खपे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमने रहना है, हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे। और आपने देखा कि बावजूद इसके कि इनने हमें चलने नहीं दिया, उस वक्त की के ताकतों ने हमें उठने नहीं दिया, हमारी हर तरफ से मुखालफत की, उनने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद हम लड़े और अल्लाह के फजल से आप सबकी दुआओं से हमने हुकूमत बनाई और 5 साल पहली दफा आपकी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की कि हमने पूरी जमहूरियत चला के, और चाहे मियाँ साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था एक दूसरी बात है, वो हमने उनको ट्रांसफर किया सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत आगे बढ़े। जमहूरियत हमने पाकिस्तान में इसलिए कि उसके अलावा ऑल्टरनेटिव जो है, जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है और हम सीरिया नहीं बनते, हम वो नहीं बनना चाहते, हम ऐसे मुल्क नहीं बनना चाहते जो फेल्ड स्टेट्स हो रही हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी फेल्ड स्टेट नहीं होगा, हालांकि इनके इकोनॉमी चलाने के तरीके जो हैं वो कुछ और तरीके के हैं, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट ज़रूर हैं, मगर इसमें जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे और जमहूरियत को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है, इसी में हमारे आने वाली नस्लों की कामयाबी है। और इसी दुआ के साथ कि हम इस सफ़र में साथ रहेंगे। पहले मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमने पुकारा तो भुट्टो के बेटे लड़काते हुए आए और जिए भुट्टो का नारा लेके होते आए। उनको जब शहीद भी किया गया तो उनके लब पे कलमे के बाद जिए भुट्टो का ही नाम था। ये सोचें कि ये अमर है, भुट्टो का फलसफा अमर है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी अमर है, ये उनको अमर कर चुकी है और अमर चीज को ये कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता।
इंशाल्लाह 27 को दोबारा मुलाकात होगी। 27 को मैं ज़्यादा तकरीर करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को खुशखबरियां भी दूंगा। ये भुट्टो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कारकुनान से खिताब कर रहे थे, उन्होंने अपने खिताब का आगाज ही पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर किया और उनका ये कहना था कि बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार भुट्टो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने मुखालिफिन पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जब भी वो मुल्क से बाहर जाते हैं ये फैला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि वो मुल्क से भाग गए, लेकिन सियासी अदाकार सुन ले, हम पाकिस्तान में ही दफन होंगे, हम पाकिस्तान से हैं और हम यहीं पर दफन होंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब अवाम की सियासत दोबारा आएगी और पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी। जी हाँ, एक तवील प्रोग्राम बनाया गया था, कहा जा रहा था निसार खोड़ो साहब खिताब करेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खिताब करेंगे, लेकिन उन सब को एक साइड पर करके सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद खिताब किया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि 27 दिसंबर को दोबारा मुलाकात होगी जब वो एक लंबी तकरीर करेंगे और कुछ अहम ऐलानात करेंगे। 27 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी मनाई जाएगी और अक्सर गड़ी खुदा बख्श में एक बहुत बड़ा जलसा किया जाता है उनकी बरसी पर, और वहीं पर कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि वो एक लंबी तकरीर करेंगे और कुछ अहम ऐलानात करेंगे, कुछ खुशखबरियां भी देंगे अपने कारकुनों को जो बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए थे उनको रिसीव करने के लिए। एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था, यहां पर जलसागाह बनाया गया था, एक स्टेज बनाया गया था, स्टेज उसी ट्रक को बनाया गया था जो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को वेलकम करने के लिए 18 दिसंबर को के लिए तैयार किया गया था 2007 के लिए। इस वक्त प्रेसिडेंट दुनिया ग्रुप कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान खान साहब, आपने भी यकीनन ये मुख्तसर तकरीर सुनी होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, आपको लगता है कि उन्होंने आज थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश की? मेरे ख्याल में वो तो एक उनकी बुनियादी कोशिश ये थी कि वो 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान वापस आए हैं और ये पहली बार उनका यहाँ पे खिताब है, अवाम से उनका कांटेक्ट है, तो कोई बहुत बड़ी वो गैर मुतनाज़िया तकरीर ना करें और कोई एक बहुत गैर मुतनाज़िया या कोई जंगजुआना तकरीर ना करें, और जो कि उन्होंने उस थीम में बरकरार रखी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की है कि बारहा उनकी कोशिश ये थी कि फ़ौज के हवाले से उनके जो आखिरी तकरीर जो पाकिस्तान में थी उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की है, तहलील करने की कोशिश की है, और मुख्तलिफ जो पैगाम इस तकरीर के ज़रिए दिए हैं वो इसी इदारे के लिए हैं। और ख़ास तौर पर फिर उन्होंने इसी हवाले से कश्मीर का भी जिक्र किया और उस हवाले से जो एक पॉपुलर हमारी कौम की आवाज़ होती है उसका भी उन्होंने कश्मीर का इस मौके पे जिक्र किया। तो बुनियादी तौर पे वो एक मुस्बत पैगाम देना चाह रहे थे और एक कौमी लीडर की हैसियत से बात कर रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने किसी तहरीर की या किसी उस माहौल की बात नहीं की जो कि उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी करते रहे। अगर आप बिलावल की हालिया तकारीर देखें तो उसके मुकाबले में ये तकरीर कतई तौर पे मुख्तलिफ नज़र आती है और इसमें बेसिक उनकी कोशिश ये थी कि मुस्बत अंदाज में वो पाकिस्तान में अपनी आमद को मार्क करें और इस हवाले से बात करें। तो ये एक गैर मुतवक्का तौर पे काफ़ी बैलेंस तकरीर थी जो उन्होंने की और इस मौके पे जज्बातियत से उन्होंने काम नहीं लिया। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि गैर मुतवक्के तौर पर, क्योंकि तवक्को शायद की जा रही थी कि आज जो रेंजर्स ने कार्रवाई की उनके आने से पहले उनके करीबी दोस्त के घर पे छापे, फिर उवैस मुजफ्फर टप्पी के जो फ्रंटमैन हैं उनके घर पर छापा, आपको लग रहा था कि शायद इस पर भी वो आज रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी इस तकरीर में? मैं नहीं, जो लोग जरदारी साहब को जानते हैं वो समझते हैं कि वो इंतहाई तजुर्बाकार, इंतहाई ज़ीरक और बहुत ही इन चीज़ों की फरासत रखने वाली शख्सियत हैं। वो बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल ये उन्होंने शो किया कि वो बिल्कुल प्रोवोक नहीं हुए हैं और वो इसके किसी रद्द-ए-अमल का इजहार उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कि ये आज सुबह की जो कार्रवाइयाँ हैं यकीनी तौर पे उनके लिए वो गैर मुतवक्का हो सकती हैं, तशवीश का बाइस हो सकती हैं और बैकग्राउंड में भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं इसी हवाले से, उनकी आमद के हवाले से जो कि हुई हैं और जिसका ताल्लुक फिर आज सुबह की इन कार्रवाइयों से भी लगा। लेकिन जरदारी साहब की हर मुमकिन कोशिश यही थी कि वो किसी सूरत में उससे मुतासिर नजर न आए और उस पर किसी भी लहजे, किसी जुमले से उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नजर आए, जो कि उनकी जो एक शऊर है उनका सियासी और जो उनकी एक
جس انداز سے وہ ان معاملات کو لیتے ہیں اور سمجھ بوجھ سے اور اپنی جو بھی ان کی ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے، تو اس کی خاص طور پہ ان کی کوشش یہ تھی کہ آج کسی بھی جملے سے ان معاملات پہ وہ کی ترجمانی نہ کر رہے ہوں یا اس پہ رد عمل کا اظہار نہ کر رہے ہوں جو آج صبح کراچی میں ہوئے ہیں۔ اچھا کامران صاحب، حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اسی معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ حبیب صاحب، آصف زرداری نے کہا کہ میاں صاحب کا مینڈیٹ درست تھا یا نہیں، لیکن اس سے جمہوریت آگے بڑھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے ان کو جو خوش آمدید کہا گیا، جیسے کہ آپ نے بھی آج کہا تھا، تو کیا ان کو ویلکم بیک کیا گیا ہے آصف زرداری کی جانب سے؟ وزیر اعظم نے تو خوش آمدید کہا، آصف زرداری نے بھی جواب میں ویلکم بیک کہا۔ بالکل، ایک تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ان کی تقریر ہے نا، اس میں ایک تو جیسے ابھی کامران خان صاحب نے فرمایا کہ وہ جو آج کے دونوں تمام واقعات ہیں وہ آصف علی زرداری کو انسٹیگیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ توقع کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری آج کوئی سخت بات کریں گے یا وہ غصے میں آ جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ میاں صاحب کا مینڈیٹ جیسا بھی ہے، یہ ان کا موقف آج کا نہیں ہے۔ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کے بعد بھی انہوں نے امیڈیٹلی یہی بات کہی تھی۔ انہوں نے یہی لاہور میں کارکنوں کی میٹنگ بلائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ یہ RO کا الیکشن ہے، ورنہ اس الیکشن میں یہ بھی ہوا ہے، ورنہ وہ بھی ہوا۔ تو یہ ان کا ایک موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اس الیکشن 2013 کے الیکشن کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ وائلنٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ اس الیکشن کی ویراسٹی کے اوپر یا اس الیکشن کی حقانیت کے اوپر کبھی نہ کبھی کوسچن مارک لگاتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج اپنی ساری خدمات گنواتے ہوئے کہا کہ ہم نے جمہوری دور حکومت پورا کیا، ایک سیف اور ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کی، اور اس کے بعد ہم اگلی بھی اسی معاملے کی طرف، انہوں نے یہی کہا کہ آئندہ آپ پھر حکومت کریں گے۔ تو گویا جو آصف علی زرداری ہیں یہاں پر ساری تنقید کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی حوالے سے جو موجودہ نظام ہے وہ متاثر ہو یا اس کی کنٹینیوٹی پہ کوئی سوالیہ نشان ہو۔ حبیب صاحب، کہا جا رہا تھا کہ شاید نثار کھوڑو خطاب کریں گے، سابق وزیر اعظم جو دو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی خطاب کریں گے، ایک بڑا پلان اعلان تو کیا گیا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیں۔ رینجرز نے آج کی چھاپوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ چھاپے غیر قانونی اسلحہ اور شرپسند عناصر کی مالی معاونت پر مارا گیا۔ چھاپے آئی چندی گڑھ روڈ